मार्केट में हर एक आईपीओ इन्वेस्टर को एनएसडीएल के आईपीओ का बेसब्री से इंतजार था। और हो भी क्यों ना, 2025 का बेस्ट आईपीओ होने वाला है भाई, जहां पर इन्वेस्टर्स को मोटा प्रॉफिट भी मिलेगा। पर इस आईपीओ के बारे में समझने से पहले, आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें एक चीज और समझना पड़ेगा। कंपनी का जो बिजनेस है ना, कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वहां पर है डुओपोली, और एनएसडीएल का जो कंपटीटर है सीडीएसएल, ये चीज तो लगभग हर किसी को पता होना चाहिए। सीडीएसएल मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, जिसने पिछले 5 साल में टोटल 900% से भी ज्यादा के रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करे। तो क्या एनएसडीएल का आईपीओ भी हमको इस तरीके के मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकता है? अभी आपका जो भी अप्रोच है, एनएसडीएल को आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, या फिर वन टाइम लिस्टिंग गेन बेनिफिट के लिए देख रहे हो, या फिर स्विंग के लिए देख रहे हो, अपन इस वीडियो में एनएसडीएल और सीडीएसएल का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में एनएसडीएल के जो प्राइस बैंड है ना, उसके ऊपर भी वैल्यूएशन को एनालाइज करेंगे। और हर बार अपन वैल्यूएशन का तो भाई चीर फाड़ एनालिसिस करते हैं हर एक आईपीओ का। तो स्टार्टिंग से एंड तक ना वीडियो को देख लो, मैं गारंटी देता हूं कि भाई एनालिसिस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एकदम सरल शब्दों में जो आपके दिमाग में घुसे, सीधा आपका थॉट प्रोसेस चेंज कर दे, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ जाए। पूरी कोशिश मैं करूंगा। तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दो, सीधा मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूं। तो सीधा अपन बढ़ते वीडियो की तरफ। देखो, एनएसडीएल ने अपना आरएचपी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मार्केट में फाइल कर दिया है। अभी मार्केट में आईपीओ ओपन होने वाला है 30 जुलाई को, और ये आईपीओ ओपन रहेगा मार्केट में, जहां पर अपन इसमें अप्लाई कर सकते हैं 1 अगस्त तक। ठीक है, अभी देखो ये जो आईपीओ था ना, सेबी की तरफ से इनको डेडलाइन मिली थी कि इनको 31 जुलाई तक मार्केट में लिस्ट होना है, पर एक्चुअल में नहीं कर पाए, जिसको बाद में एक्सटेंड कर दिया गया और मिड ऑफ अगस्त तक इनको लिस्ट होने के लिए बोला गया। फाइनली इनकी ये डेट है, और इस बार कोई टेंटेटिव डेट नहीं है, ये फाइनल डेट है। अपन अलॉटमेंट बेसिस की बात करें तो 4 अगस्त को इसका अलॉटमेंट बेसिस क्लियर होगा, और 6 अगस्त को हमको ये मार्केट में लिस्टेड होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गई डेट्स की बात, टाइमलाइन की बात। अभी अपन बात करते हैं इसके टोटल इशू की। तो एनएसडीएल के आईपीओ के इशू की बात करें तो पूरे 4011 करोड़ रुपए का इसका इशू साइज होने वाला है। मतलब अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट हमको देखने को मिल रहा है, जहां पर अगर इनफ कंपटीशन आ भी जाता है तो ऐसा नहीं कि भाई हमको बहुत बड़ा 20-30 गुना का सब्सक्रिप्शन देखने को मिले, जहां पर चांसेस ही ना बने, ऐसा भी नहीं है। मतलब ठीक ठाक डिसेंट इसका इशू साइज है। अभी हमको ये भी समझना पड़ेगा, ये जो टोटल 4011 करोड़ रुपए का इशू है ना, ये टोटल होने वाला है ओएफएस। अभी जो लोग मेरा वीडियो डेली देखते हैं उनको पता होना चाहिए कि भाई ओएफएस होता क्या है, ऑफर फॉर सेल। मतलब ये कंपनी है एनएसडीएल, यहाँ पे काफी सारे इन्वेस्टर्स है। उन्होंने उनमें से कुछ इन्वेस्टर्स अपने शेयर जो वो पब्लिक को QIBs को सेल कर रहे हैं। मतलब ये हो रहा है ऑफर फॉर सेल। नया पैसा जो भी आएगा वो इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास में जाएगा, ना कि कंपनी के पास। ठीक है, अभी ये करना क्यों पड़ रहा है उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। पहले अपन समझते हैं जो 4011 करोड़ का ओएफएस है ना, यहाँ पर कितने शेयर्स बिक रहे हैं। टोटल 5.01 करोड़ शेयर्स कंपनी के बिक रहे हैं। कंपनी के शेयर इतने बिक रहे, तो कंपनी के एक्चुअल में शेयर्स कितने हैं ये भी समझ लेते हैं। कंपनी के टोटल शेयर है भाई 20 करोड़। तो 20 करोड़ शेयर्स में से 5.01 करोड़ शेयर जो है इस ओएफएस में सेल होने वाले। अभी इस एनएसडीएल के ओएफएस में कौन सी कंपनीज अपने शेयर को सेल कर रही है वो भी समझ लेते हैं। पहला भाई आईडीबीआई बैंक, जो कि टोटल 2.22 करोड़ शेयर यहां पर सेल करने वाले हैं, जो कि होता है 2 करोड़ 22 लाख शेयर। अगला अपन आते हैं एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी शेयर होल्डिंग थी एनएसडीएल में। यहां पर ये टोटल सेल करने वाले 1.80 करोड़, मतलब 1 करोड़ 80 लाख शेयर्स। आगे अपन बढ़ते हैं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहां पर सेल करने वाले टोटल 40 लाख शेयर, और एचडीएफसी बैंक यहां पर सेल करने वाले टोटल 20 लाख शेयर्स। तो हमें एनएसडीएल और सीडीएसएल को कंपेयर करना है ना, तो सबसे पहले दोनों के ही धंधे की धार समझना पड़ेगा। मतलब इनका बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस है क्या, कैसे होता है। अभी देखो, अपन मार्केट में म्यूचुअल फंड लेते हैं, शेयर्स लेते हैं, कुछ भी लेते हैं भाई, मतलब इक्विटी में कुछ भी लेते हैं, सिक्योरिटी कुछ भी लेते हैं, तो वो भाई अपन ब्रोकर के पास से लेते हैं। ब्रोकर के ऊपर मेरा ग्रो में होगा अकाउंट, जीरोधा में होगा, एंजल वन में होगा, धन में होगा, कहीं पर भी होगा, मैं जाता हूँ सिंपल से उसको खरीदता हूँ। मेरा जो ब्रोकर है वो मेरे पास में सिर्फ एक्सचेंज पे ऑर्डर डालता है और मेरे को वो शेयर ट्रेड करवा के देता है। पर एक्चुअल में अपन जो शेयर खरीदते हैं वो स्टोर कहाँ होता है, वो जो स्टोर होता है वो होता है भाई डिपॉजिटरी के पास में। ब्रोकर तो सिर्फ ब्रोकर है, बीच में से अपना मार्जिन काट लेगा ब्रोकरेज, और आपका शेयर एग्जीक्यूट कर देगा, सॉरी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट कर देगा। वो स्टोर होते हैं भाई, जो भी आपके शेयर है वो हो गए डिपॉजिटरी में। तो इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और CDSL। ठीक है,
तो यहाँ पर दोनों का डुओपोली है, दोनों का अभी मार्केट शेयर कितना है, कितना इनके पास में कस्टमर बेस है, अपन सारी चीजें समझेंगे। तो अभी अपन समझते हैं बिजनेस का नेचर। देखो सिंपल से हमने किसी भी ब्रोकर के ऊपर शेयर लिया और वो डिपॉजिटरी के पास में स्टोर हुआ। अभी वो डिपॉजिटरी अपना स्टोर कर रही, तो अपन जब भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका एक चार्ज लगता है, जिससे कि इनका रेवेन्यू बनता है सीडीएसएल का या फिर एनएसडीएल का। लेकिन आप मेरे को एक चीज बताओ कि आपके पास में राइट है कि आप चूज करो कि मेरा डिपॉजिटरी एनएसडीएल होगा या फिर सीडीएसएल होगा। आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो, वहां पर अकाउंट डिटेल में जाना, वहां पर आपको अपना जो डिपॉजिटरी है उसकी डिटेल मिल जाएंगी, डीपीआईडी वगैरह होता है, वहां पर डीमैट अकाउंट नंबर वगैरह दिख जाएगा। वहां पर आपको दिख जाएगा कि आपका मोस्ट लाइकली आपका जो डिपॉजिटरी होगा वो होगा भाई सीडीएसएल, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि एक्चुअल में कस्टमर के पास में राइट नहीं है कि वो अपना डिपॉजिटरी सिलेक्ट करे। ये जो बिजनेस चलता है ना भाई, ये B2B चलता है। अभी दोनों का ही जो बिजनेस है वो दोनों का ही बिजनेस पैरेलल है। मतलब आप सिंपल से समझो, एनएसडीएल जो काम करता है ना वो अलग तरीके से करता है, सीडीएसएल जो काम करता है वो अलग तरीके से करता है। अभी इस चीज को और डिटेल में समझना है तो मैं आपको इनका मार्केट शेयर समझा देता हूं। देखो मार्केट शेयर की बात करें कस्टमर नंबर ऑफ कस्टमर्स के मामले में, तो सीडीएसएल का जो मार्केट शेयर है वो है भाई 75% का। मतलब आपको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल जाएगा कि मार्केट शेयर के मामले में इस डुओपोली में एक बड़ा एज है भाई सीडीएसएल के पास में। मैं एनएसडीएल का आपको इन्वेस्टर अकाउंट भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पर टोटल 4,04,93,490 इन्वेस्टर अकाउंट है एनएसडीएल के पास में। तो एनएसडीएल का मार्केट शेयर हो जाता है टोटल 25% का, मतलब जो बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर डुओपोली है। पर ट्विस्ट यहां पर ये निकल के आता है कि सीडीएसएल का मार्केट शेयर तो 75% का है, पर अपन आते हैं अभी डीमैट कस्टडी वैल्यू के ऊपर। मतलब डीमैट कस्टडी वैल्यू का मतलब सिंपल से ये होता है कि भाई मेरे पास में अगर 5 क्लाइंट्स है, ठीक है, मेरे पास अगर 5 क्लाइंट है, मैं उनके जो सिक्योरिटीज है, इक्विटीज है, वो अपने पास में स्टोर कर रहा हूं, तो उनके पास में शेयर ही ज्यादा नहीं है। मतलब हर कोई 10-10 हजार के शेयर लेके रखा है, तो यहाँ पर 50 हजार के मेरे पास में शेयर्स पड़े, ठीक है, 50,000 रुपए के यहाँ पर शेयर पड़े। पर किसी के पास में एक ही क्लाइंट है, लेकिन वहां पर वो 5 लाख के शेयर स्टोर कर रहा है, तो डीमैट कस्टडी वैल्यू इस वाले बंदे की ज्यादा हो गई। सेम यहाँ पर निकल के आता है, डीमैट कस्टडी वैल्यू टोटल 510 लाख करोड़ रुपए की निकल के आ रही है हमारे एनएसडीएल की, जिसका भी आईपीओ आ रहा है। मतलब इनका मार्केट शेयर हो जाता है 89% का। वहीं पर जो सीडीएसएल का मार्केट शेयर है मात्र 11% का है। अभी ये फर्क क्यों, मतलब ये दोगलापन क्यों? ये इसीलिए क्योंकि सीडीएसएल के पास में कस्टमर बेस ज्यादा है, पर इसका जो कस्टमर है वो मास रिटेल मार्केट है। मतलब हम तुम जो हजार लाखों में इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों में भी करते, कुछ लोग करते भाई, तो उनका जो मार्केट है, मतलब उनका डीमैट कस्टडी वैल्यू है, उसके हिसाब से ही चलता है। पर वहीं पर सीडीएसएल का जो अकाउंट होता है ना, ये भाई म्यूचुअल फंड के जो इक्विटीज को है वो हैंडल करते हैं। मतलब ये जो डिपॉजिटरी काम करती है सीडीएसएल, ये बड़े इन्वेस्टर के लिए काम करती है, एचएनआईस के लिए काम करती है, इंस्टीट्यूशंस के लिए काम करती है। तो इंस्टीट्यूशंस का जो अकाउंट होते हैं वो हजारों करोड़ों में होते हैं, तो इनके नंबर ऑफ कस्टमर जो है, अकाउंट जो है वो कम है, कंपेयर में कम है, 25% का मार्केट शेयर है। पर वहां पर ये बाजी मार जाते हैं डीमैट कस्टडी वैल्यू में 89% का। तो मैं बोलना ये चाह रहा था कि भले ही दोनों ही कंपनीज की डुओपोली है, पर ये दोनों अपने अपने धंधे पे काम कर रहे हैं। देखो इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस के पास में पैसा किसका जाता है, हम एसआईपी करते हैं, हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड एनएसडीएल को यूज करते हैं। तो अल्टीमेटली दोनों ही जो बिजनेस चल रहे हैं वो अलग अलग चल रहे हैं। मैं इंडिविजुअली सीडीएसएल में इन्वेस्ट करता हूँ, सीडीएसएल में अपने शेयर स्टोर करके रखता हूँ, मैं वहीं पर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करता हूँ, साथ में वो म्यूचुअल फंड वाला यूज करता है एनएसडीएल। तो दोनों का ही जो बिजनेस है वो पैरेलल है, मतलब कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, डुओपोली है, लेकिन ये साथ में चल रहे हैं, दोनों ही ग्रो करने वाले हैं। इंडिया में अभी के टाइम पर टोटल लगभग 4 से 5% ही डीमैट अकाउंट है अपने पॉपुलेशन के हिसाब से। वहीं पर अपन यूएस की बात करें, अमेरिका की, मैं हर बार आपको ये डेटा देता हूँ, 50% से ऊपर है। मतलब इंडिया में अभी भी अवेयरनेस बाकी है, अभी भी ये चीजें ग्रो करने वाली है, और अल्टीमेटली अगर ये चीजें ग्रो करेगी तो अल्टीमेटली भाई यही होगा कि इनके पास में और भी ज्यादा रेवेन्यू बनेगा, और भी ज्यादा जो शेयर्स है वो स्टोर होगी, इनका बिजनेस और भी बढ़ेगा, इन्वेस्टर अकाउंट नंबर बढ़ेगा, डीमैट कस्टडी वैल्यू बढ़ेगी, इवेंचुअली दोनों का ही बिजनेस बढ़ने वाला है। अभी अपन आते हैं डेटा के ऊपर, और अभी अपन वैल्यूएशन को भी एनालाइज करेंगे। तो अपन ने धंधा समझा, पैसा कहां से बनता है, कैसे बनता है, क्या ग्रोथ हो सकती है वो समझा। अभी अपन जाते हैं नंबर्स के ऊपर, जिससे इवेंचुअली अपन इसके वैल्यूएशन को भी एनालाइज करेंगे। अभी सॉरी बोलूंगा, एक चीज मैंने मिस कर दिया इसके पहले, इसके प्राइस बैंड की मैंने बात नहीं किया। तो एनएसडीएल का प्राइस बैंड निकल के आ रहा है 760 रुपए से 800 रुपए के करीब। देखो मैं सही टाइम पे बता रहा हूँ, मैं भूल गया था, स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, ये बेसिक डिटेल है। तो अपने पास में जो 800 रुपए का एक शेयर मिलने वाला है ना एनएसडीएल का, ये हमको ध्यान में रखना है,
क्योंकि इस 800 रुपए के प्राइस के ऊपर से अपन इसका मार्केट कैप निकालेंगे, अपन इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालेंगे, ठीक है। अपने पास में नंबर ऑफ शेयर पता है अपने को, नंबर ऑफ शेयर यहाँ पर कितना हो रहा है, टोटल 20 करोड़। अपने पास में और भी डेटा है, जैसे कि 4011 करोड़ का ये होने वाला है ओएफएस, जहां पर 5.01 करोड़ शेयर सेल हो रहे हैं, ओएफएस हो रहा है। तो हमारे पास में ये पूरा डेटा है जिससे अपन सारी चीजें अभी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं आता हूँ सीधा फाइनेंशियल के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास में 2023 से 2025 का डेटा है, पर ये इनफ नहीं है भाई, अपन और भी पहले का डेटा निकालेंगे 2021-22 का भी। तो 2021 में इन्होंने टोटल प्रॉफिट बनाया था 188 करोड़ रुपए का, और 2022 में इनका टोटल था भाई 275 करोड़ रुपए का, ठीक है। मैं आता हूँ सिंपल से भी रेवेन्यू के ऊपर। देखो 2023 में 1000 करोड़ का रेवेन्यू 1300 करोड़ गए, 2025 में गई है 1500 करोड़ के ऊपर, ग्रोथ बढ़िया है। आगे अपन बढ़ते हैं, सीधा आते हैं इनके पैट के ऊपर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर। 2021 में 188 करोड़, 275 करोड़, 275 करोड़ से यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला 2023 में 234 करोड़। आगे आते हैं 275 करोड़ और 343 करोड़, मतलब 2025 में कुल मिला के यहाँ पर प्रॉफिट हमको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अभी अपन इस डेटा को पकड़ते हैं 343 करोड़ रुपए का, जो इन्होंने रिसेंट ईयर में किया है, क्योंकि इस प्रॉफिट से ही अपन इसका टोटल निकालने वाले हैं कि इनका ईपीएस कितना होगा, अर्निंग पर शेयर कितना होगा। तो हमारे पास में नंबर ऑफ शेयर पता है 20 करोड़, ठीक है, 20 करोड़ शेयर्स है। इसका ईपीएस आपका निकल के आ जाएगा 17.15 का, ठीक है, 17.15 रुपीज। ये इनका अर्निंग पर शेयर है। पर शेयर की प्राइस जो आईपीओ में मिल रही है वो निकल के आ रही भाई 800, ठीक है। अपने पास में पूरा डेटा आ गया, अपन इसको सीधा कंपाइल करते हैं और वैल्यूएशन का गेम खेलते हैं कि आगे क्या हो सकता है, किस वैल्यूएशन के ऊपर, किस प्राइस के ऊपर क्या हो सकता है, अनलिस्टेड मार्केट में इसका प्राइस कितना गया था, सारी चीजें। देखो ये जो भी मैं डेटा आपको बता रहा हूं, जो भी चीजें अपन यहाँ पर एनालाइज करके समझेंगे, उसको अपन कंपेयर करेंगे सीडीएसएल के साथ में। देखो मार्केट में जैसे ही एनएसडीएल के आईपीओ की खबर निकल के आती है, जैसे इसका आरएचपी फाइल होता है, वैसे मार्केट में ना हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, साइंस में पढ़ा है अपन ने। तो यहां पर एक चीज होती है, दोनों की डुओपोली है। एनएसडीएल भी मार्केट में आ गया तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन शिफ्ट होगी, ये बात समझना पड़ेगा। इस चीज को भी हमको फैक्टर इन करना है। इसीलिए भाई लगभग 3.85% तक हमको सीडीएसएल के शेयर प्राइसेस में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखने को मिली है। मतलब कहीं ना कहीं पहले ये अकेले ही थे ना भाई, अकेला ही शेर था मतलब जंगल में। अभी दूसरा एक आ गया जो कि इनका कंपटीटर है, बराबरी के टक्कर में। बराबरी का क्या है, सीडीएसएल सॉरी एनएसडीएल ऊपर है भाई, क्योंकि इनके पास में डीमेट कस्टडी वैल्यू काफी ज्यादा है। तो उसके चक्कर में ये चीजें होती है। तो हमको ये चीज समझना पड़ेगा। हम वो भी अनुमान लगाएंगे कि जब ये लिस्ट हो जाएगा तो उनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है सीडीएसएल का, वो और भी नीचे आने वाला है। इस चीज को फैक्टर में लेते हुए ही अपन इसको एनालाइज करेंगे। देखो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लेंदी जाए, पर आपके लिए समझना जरूरी है। जो लोग सही में इच्छा रखते हैं कि भाई मेरे को सब चीज समझना है, उनके लिए भाई वीडियो एकदम बढ़िया है। और मैं अपने तरफ से मतलब नो कॉम्प्रोमाइज पूरी कोशिश करता हूँ कि डिटेल में आपको सारी चीजें समझे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि एनएसडीएल से रिलेटेड ना आगे हम और भी चीजें लाने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, 800 रुपए का प्राइस अपन पहले लिखेंगे। ये वो प्राइस है जहां पर हमको शेयर मिलने वाले। ये एक प्राइस हो गया, ये तो हो गया आईपीओ प्राइस। एक और प्राइस हम लिखेंगे 1225 रुपया। 1225 रुपए ये वो प्राइस है जहां पर अनलिस्टेड शेयर ने क्या मारा था, हाई। देखो आप ये मत समझो कि भाई अनलिस्टेड मार्केट में तो कुछ भी होता है, कुछ भी नहीं होता यार। 1225 रुपए शेयर गया, इसका मतलब होता क्या, 1225 रुपए पे बेचने वाला भी था, 1225 रुपए पे खरीदने वाला भी था, इसलिए इसका शेयर का प्राइस 1225 पे गया था। क्या पी रेशो पे गया था वो समझेंगे, जिससे आपको पूरा क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है, देखो 800 रुपए पर शेयर के भाव पर इसका मार्केट कैप निकल के आ रहा है, कंपनी की टोटल वैल्यू निकल के आ रही है 16,000 करोड़ रुपए की। एक और प्राइस मैं यहां पर लिखूंगा जो इनका अभी जीएमपी प्राइस, ग्रे मार्केट प्रीमियम। मार्केट इसको प्रीमियम कितना दे रहा है, मतलब अभी के हिसाब से आज जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, इनका मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 20% का। अनलिस्टेड प्राइस से लगभग 22% के डिस्काउंट पर इन्होंने अपना आईपीओ प्राइस लाया था, तो 20% का इनका जीएमपी चल रहा है अभी के टाइम। आज के हिसाब से अगर आज इसकी मार्केट में लिस्टिंग होती है तो 20% के प्रीमियम पे चल रहा है, मतलब 20% ऊपर मार्केट में ये शेयर लिस्ट हो सकता है। मतलब लिस्टिंग प्राइस इसकी बताई जा रही है लगभग 950 जीएमपी के हिसाब से। ये कोई डेफिनेट नहीं है, 1000 भी हो सकता है, 1100 भी हो सकता है, 1200 भी हो सकता है। ये सिर्फ जीएमपी के हिसाब से, हर एक चीज को समझो। ठीक है, आगे आते हैं। इसके हिसाब से इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ रहा है टोटल 19,000 करोड़ का। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे आता हूं। हमारे पास में पूरा डेटा था, सिंपल सी बात है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अपन कैलकुलेट करेंगे, 46 का ये निकल के आ रहा है, 55 का पी रेशियो ये निकल के आ रहा है, और आपका ये पी रेशियो निकल के आ रहा था 71 का, 71 का।
71 के पी रेशियो पे गया था। अभी मैं बात करता हूँ सीधा इनके कंपटीटर की CDSL का करंट जनरली ये इसका पी रेशियो चल रहा था 70 के पी पर। करंट पी रेशियो इनका आज जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो डिक्लाइन देखने को मिला उसके बाद में 68 का। देखो ये 68 का जो पी रेशियो ना ये अभी भी जस्टिफाइड नहीं है, ये अभी तक अकेला था, अभी इनका कंपटीटर आ चुका है डुओपोली में, तो इसको और भी ज्यादा गिरा देते हैं। अपन ऑप्टिमिस्टिकली देखते हैं, थोड़ा कंजर्वेटिवली देखते हैं, लगभग 60 का पी रेशियो अपन इसका रीजनेबल मान के चलते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा जो 55 का पी रेशियो है ये रीजनेबल हो जाएगा। लगभग यहाँ पर इसको हम 60 के पी रेशियो तक पहुंचा देंगे तो हमारे पास में एक रूम है कि 1000 रुपए तक की लिस्टिंग हमको देखने को मिल सकती है, 950 रुपए की। पर जो 1225 रुपए का भाव मार्केट में चल रहा था, ये चल रहा था भाई अनलिस्टेड मार्केट के हाइप की वजह से। मतलब 1225 रुपए का जो प्राइस है अभी के टाइम पर रीजनेबल नहीं है। ठीक है, अभी हमने जो भी कंपैरिजन किया इसका मैं कंक्लूजन आपको समझा देता हूं। देखो आईपीओ में पैसा लगाना है, पैसा लगाएंगे भाई, दबा के फुल फोर्स से लगाएंगे, प्रॉफिट होगा डेफिनेटली। देखो कंपटीशन ज्यादा रहेगा ये भी हमको समझा, पर हमको कंपैरिजन करने के बाद में क्या समझा, दोनों की ही डुओपोली है पर इनके जो बिजनेस पैरेलल्स है ना वो अलग अलग है। एक ही सेक्टर में काम कर रहे हैं पर अलग अलग ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। एक एचएनआईज को टारगेट कर रहा है, इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर रहा है, दूसरा मास रिटेल मार्केट को कर रहा है। अल्टीमेटली इन फ्यूचर दोनों ही ग्रो करने वाले हैं। मतलब ये आप इनको कंपटीटर की तरह सोचो ही मत। अभी आपको या तो सीडीएसएल में इन्वेस्ट करना है, एनएसडीएल में इन्वेस्ट करना है। मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई एनएसडीएल में जो इन्वेस्टेड रहेगा उसको ज्यादा फायदा मिलेगा इन फ्यूचर, और मेरा पर्सनल फेवरेट भी एनएसडीएल ही है। ठीक है, तो हमको इस कंपैरिजन से ये समझ में आता है कि आईपीओ में पोटेंशियल तो है पूरा पैसा बनाने का लॉन्ग टर्म। अगर हम इसको 2 से 3 साल होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली हमको ये अलग प्राइसेस पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया में मार्केट ग्रो करने वाला है, दोनों ही कंपनी ग्रो करने वाली है। तो कुल मिला के यही बात है। बाकी देखो आईपीओ जैसे पास में आता है ना, अपन इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, सब्सक्रिप्शन को एनालाइज करेंगे, इसमें क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का कितना इंटरेस्ट है, जिसके चलते जो एंकर लिस्ट जब आती है, क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन जब आता है, तब क्या होता है, तब आईपीओ का जीएमपी बढ़ जाता है और जो आईपीओ के लिस्टिंग के चांसेस है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं सिंपल से बताता हूँ, इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्यूआईबी अगर यहाँ पर आ जाते हैं किसी भी आईपीओ में, तो यही लोग होते हैं जो किसी भी आईपीओ की प्राइस को बढ़ाते हैं। क्योंकि अपन रिटेल इन्वेस्टर तो भाई प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं ना लिस्टिंग वाले दिन, तो हाई प्राइस पे डिमांड कौन करता है, क्यूआईबी। ठीक है, तो इन सभी चीजों को अपन समझने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। देखो अलॉटमेंट के चांसेस कितने बनने वाले वो भी वीडियो आएगा, लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी भी बनाएंगे इसका पूरा डिटेल में, तो आपसे ये सारी चीजें मिस नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि आपसे कोई भी चीजें कोई भी अपडेट मिस ना हो। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर लो। बाकी आप कमेंट में कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।